Hello everyone. Students, today we will discuss about the three modes of heat transfer, that is conduction, convection and radiation. Now, what is a conduction? So firstly, you can see here the diagram which indicate the whenever we will heat one end of a spoon in the flame of any burner or candle, so we will see that hand of the spoon become a hot, and the handle side which we press the spoon, it will be cold. Okay, so this one is the hotter part and this one colder part. Okay, so whenever this part will gain a heat, so it transfer the heat the some molecules of that same material, यानी कि स्पून के जो भी पार्टिकल्स यहाँ से हीट गेन कर रहे हैं वो पार्टिकल अपने पास में जुड़े हुए दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफ़र करते हैं. इस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होती हुई हॉट पार्ट से कहाँ तक चलती जाती है, कोल्डर रीजन तक चलती जाती है. इस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन, यानी कि हीट ट्रांसफॉर्मेशन होना हॉट पार्ट से कोल्डर रीजन की तरफ या हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ. ठीक है, अब वो क्या हो सकता है, अगर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रखी है वो भी कंडक्शन है. ठीक है, और अगर सेम ऑब्जेक्ट है उसका एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो कंडक्शन. सो कंडक्शन क्या है, इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र ऑफ transformation of heat in a body from hotter end to the colder end and without any actual movement of molecule. देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल शिफ्ट नहीं हो रहे, यहाँ से उठकर यहाँ नहीं जा रहे, बट वो अपनी हीट को अपने पास वाले जुड़े हुए मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं. ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होने लगे तो वो मोड चेंज हो जाता है, पर कंडक्शन में मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र नहीं होते. मॉलिक्यूल में कंडक्शन में सिर्फ यहाँ के जो मॉलिक्यूल हीट गेन कर रहे हैं वो अपने पास में जुड़े हुए उनसे अटैच्ड जो मॉलिक्यूल है उनको सिर्फ हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग देयर प्लेस. ओके, सो ये कंपेयर दिस मेथड टू हैंडलिंग ओवर द आंसर शीट्स टू द फर्स्ट स्टूडेंट्स एंड आस्किंग हिम टू पास इट ऑन द नेक्स्ट स्टूडेंट्स एंड द प्रीवियस एक्टिविटी. मतलब हमने जो अभी एक एक्टिविटी पढ़ी थी लास्ट क्लास में, वहाँ पर आपने देखा होगा कि इस तरीके से जब कोई टीचर है आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट करता है फर्स्ट स्टूडेंट को, फर्स्ट स्टूडेंट अपनी सेल्फ आंसर शीट लेकर दूसरे स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर देता है. इसी तरह सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी आंसर शीट लेकर नेक्स्ट स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर देते हैं. तो यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट अपनी प्लेस चेंज नहीं करेगा, सभी स्टूडेंट अपनी बेंच पर या एक प्लेस पर ही खड़े, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, आंसर शीट्स. ठीक है, यहाँ से आंसर शीट इन्होंने, ये फर्स्ट स्टूडेंट ने अपनी आंसर शीट रख ली, यानी कि सेम स्पून के कुछ मॉलिक्यूल ने अपनी हीट गेन कर ली और रिमेनिंग हीट को आगे ट्रांसफ़र कर लिया. उसी तरह यहाँ पर आंसर शीट उन्होंने अपनी गेन कर ली, देन ट्रांसफ़र कर लिया नेक्स्ट स्टूडेंट को. देन नेक्स्ट स्टूडेंट ने अपनी रिक्वायर्ड जो हीट थी, यहाँ पर आंसर शीट से कंपेयर कर लो हीट को, वो गेन कर लिया और उसे ट्रांसफ़र कर दिया नेक्स्ट को. तो सेम फर्स्ट एक्टिविटी की तरह कंडक्शन प्रोसेस में भी हर मॉलिक्यूल अपनी अपनी रिक्वायर्ड हीट को गेन करके हॉट हो जाता है और रिमेनिंग हीट को नेक्स्ट मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देता है जो उसी से जुड़ा हुआ है. ठीक है, ये प्रोसेस कहलाती है कंडक्शन. ठीक है, नाउ सी दिस एक्टिविटी टू शो दैट हीट ट्रांसफ़र थ्रू सॉलिड बाय कंडक्शन. ठीक है, सॉलिड के अंदर हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है. देखो यहाँ बर्नर है. ठीक है, ये एक मेटल की रॉड है जिसे हमने फिक्स कर दिया एक स्टैंड के थ्रू. ठीक है, अब यहाँ पर हमने कुछ वैक्स लगाया है और वैक्स लगाकर जो नेल्स दिख रही है आपको उससे अटैच कर दिया है. ठीक है, नाउ अब कैसे देखेंगे हम कि हीट ट्रांसफ़र होती है या नहीं होती वन एंड से. तो देखो, जब ये वाले पोर्शन को जैसे ही हम हीट देते हैं, यानी बर्नर के थ्रू जब ये रॉड का ये एंड वन एंड जब हीट गेन करता है तो वो हीट ट्रांसफ़र अपने मॉलिक्यूल्स को करता है थ्रू कंडक्शन प्रोसेस. और कंडक्शन प्रोसेस, ये कॉपर रॉड है. ठीक है, आप किसी भी मेटल की ले सकते हो. तो जैसे ही ये हीट ट्रांसफ़र होती है तो धीरे धीरे आप देखोगे कि यहाँ से नेल्स जो होती है वो नीचे गिरती जाती है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होने के कारण ये जो रॉड है ये क्या हो जाता है, हॉट हो जाएगा. और हॉट होने के कारण ये जो वैक्स था जिसे हमने इस स्पीन्स को लगाया था वो वैक्स मेल्ट हो जाता है, क्योंकि आपने वैक्स की भी प्रॉपर्टी देखी होगी, जैसे ही वो हीट गेन करता है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है. तो जैसे ही वैक्स यहाँ पर मेल्ट होता है तो पिन्स नीचे गिरती जाती हैं. तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि हीट कैसे वन एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र होती है. तो कॉपर रॉड पे ये एक्टिविटी करके दिखाइए. अगर हीट ट्रांसफ़र नहीं होती तो यहाँ पर वैक्स मेल्ट नहीं होता. ठीक है, तो वैक्स का मेल्ट होना और पिन का नीचे गिरना शो करता है कि हीट इस एंड से इस एंड तक ट्रांसफ़र हुई है. ठीक है,
तो ये एक एक्टिविटी थी जिसमें हम बता सकते हैं कि किसी भी मेटल के अंदर कैसे कंडक्शन होता है, हीट का कंडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कंक्लूजन देखा, वी कंक्लूड दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड ऑफ द कॉपर रॉड टू इट्स कोल्डर पार्ट और कोल्डर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो इस तरह हीट का एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, कंडक्शन। सेम ही ऑब्जेक्ट है तो कंडक्शन कहलाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट सेम नहीं है और एक पार्ट को अगर दूसरे पार्ट से कांटेक्ट में रखा है, टच में है, तो भी वो कंडक्शन ही कहलाता है। ठीक है, नाउ कंडीशन ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, कौन कौन सी कंडीशन होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो दोनों आपस में कांटेक्ट यानी फिजिकल टच होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है एट डिफरेंट टेम्परेचर, और सेकेंड थिंग क्या है, वो उनका टेम्परेचर भी डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि हीट कब ट्रांसफ़र होगी, जब एक बॉडी हायर टेम्परेचर पर होगी या एक पार्ट हायर टेम्परेचर पर होगा और दूसरा वाला पार्ट लोअर टेम्परेचर पर होगा, तभी हीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्यों, क्योंकि हीट एक एनर्जी है विच फ्लोज ऑलवेज हाई लेवल टू लोअर लेवल, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत हॉट होगी तब जाके दूसरी ऑब्जेक्ट कोल्ड होनी चाहिए, तभी हीट ट्रांसफ़र होगी, है ना। नाउ गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आया। सपोज कर लो वो तो कॉपर रॉड थी, कॉपर रॉड की जगह मैं कोई और मटेरियल ले लेती तो क्या हीट ट्रांसफ़र होती। फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पर वुड स्ट्रक्चर ले ली, ठीक है, तो क्या वुड से हीट ट्रांसफ़र होती, नहीं होती। तो इसी तरह हमें कुछ चीज़ें समझ में आती है कि कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट जो हीट ट्रांसफ़र कर देती है उसे हम गुड कंडक्टर कहते हैं, और कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो हीट ट्रांसफ़र नहीं कर पाती है उसे हम बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। तो यहाँ पर स्टील, स्पून, मेटल, वायर्स और भी अलग अलग मेटल, अलॉय मेटल, ये सब कुछ अच्छी कंडक्टर होती है। ठीक है, और दूसरा है प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, ठीक है, वुड, ये सभी हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और बैड कंडक्टर ऑफ हीट को आप दूसरे वर्ड से इंडिकेट कर सकते हो विच इज़ कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर मतलब ऐसे मटेरियल जो हीट ट्रांसफ़र नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जो हीट ट्रांसफ़र कर देते उन्हें हम क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑल मेटल, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, अलॉय, ब्रास, स्टेनलेस स्टील एक्सेट्रा। और दूसरी क्या होती है, द मटेरियल विच डू नॉट ट्रांसफ़र हीट पास थ्रू देम क्विकली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। इंसुलेटर भी आप याद रखिएगा जो हीट ट्रांसफ़र नहीं करते। तो पेपर है, वुड है, लेदर है, क्लॉथ्स है, ठीक है, एस्बेस्टॉस है, ब्रिक्स है, मड्स है, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, बेकेलाइट एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब इंसुलेटर मटेरियल है जो हीट ट्रांसफ़र नहीं करते। ठीक है, नाउ सी दिस एक्टिविटी शो दैट प्योर वाटर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो प्योर वाटर बैड कंडक्टर क्यों होता है हीट का। तो देखो, वाटर, आइस क्यूब्स, अ वायर गेज, अ बॉइलिंग ट्यूब and a Bunsen burner, these all things are required to done this activity. Now see this method. Firstly you will fill 3/4 of test tube with a water. एक टेस्ट ट्यूब दिख रही है आपको, उसमें आपने 3/4 फिल किया है, मतलब हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा वाटर फिल किया है। ठीक है, नाउ रैप अ पीस ऑफ आइस इन द स्ट्रिप। अब इसके अंदर आपने क्या किया है, आइस क्यूब को एक वायर के थ्रू लपेट कर रख दिया है, यानी एक वायर गेज होता है ना, पतले पतले वायर्स, उससे आपने पूरा रैप कर दिया है। दिख रहा है आपको डायग्राम में, पूरी तरह से रैप करके उस आइस पीस को उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया है। ठीक है, अब हमने जो बर्नर यूज़ किया है वो किस लिए किया है, ताकि इस वाटर को हीट करने के लिए। हम नीचे वाले पोर्शन से हीट नहीं दे रहे हैं, हम कहाँ से हीट दे रहे हैं, ऊपर से हीट दे रहे हैं। ठीक है, अब हमने उसे टिल्ट किया और टिल्ट करके ऊपर वाले एंड से हीट देना स्टार्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्ट यानी बॉइलिंग होना कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, क्योंकि यहाँ के मॉलिक्यूल ज़्यादा हीट गेन करेंगे क्योंकि डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं यहाँ से कि वाटर बॉईल होना स्टार्ट होता है, लेकिन आइस अभी तक आइस फॉर्म में ही है, यानी कि वो अभी तक चेंज नहीं हुआ। बाकायदा अगर हम देखें तो अगर आइस होता है वो हीट गेन करके मेल्ट हो जाता है, वाटर में चेंज हो जाता है। पर इससे हमें क्या समझ में आया कि जो हीट हमने ऊपर वाले पार्ट से ले रखी है वो हीट नीचे तक ट्रांसफ़र नहीं हुई। ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आया कि प्योर वाटर हीट ट्रांसफ़र नहीं करता, क्योंकि अगर हीट ट्रांसफ़र होती तो वो नीचे तक जाता,
और ये मेटल वायर था तो मेटल भी हीट गेन करता और आइस क्यूब्स को मेल्ट करने की कोशिश करता। ठीक है, तो इसीलिए हमने देखा कि हीट सिर्फ इतना ही पोर्शन जहाँ पर हीट गिवन थी वहाँ पर ही वो वाटर है वो वेपर में चेंज होके वेपराइज होने लगा, इवापोरेट होने लगा और नीचे तक हीट ट्रांसफ़र नहीं हुई तो आइस क्यूब एज इट इज़ रहा। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि प्योर वाटर बैड कंडक्टर होता है हीट का, वो हीट ट्रांसफ़र नहीं करता। ठीक है, अब गुड और बैड कंडक्टर की बात चलती है। ठीक है, तो हम गुड यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जो अच्छे कंडक्टर होते हैं जो हीट ट्रांसफ़र कर देते हैं बहुत जल्दी, उनका क्या यूज़ है। ठीक है, क्योंकि यूज़ तो दोनों का है, अच्छे कंडक्टर का भी और जो बैड कंडक्टर होते हैं उनका भी। तो हम वन बाय वन उनके यूजेस पढ़ेंगे। पहले हम यूज़ ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, उनका यूज़ किया जाता है किस लिए, जहाँ पर हमें हीट को ट्रांसफ़र करवाना हो, बहुत क्विकली हीट ट्रांसफ़र कराना हो, तो वहाँ हम ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं जो गुड कंडक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल कुकिंग यूटेंसिल्स। ठीक है, अब यहाँ कुकिंग यूटेंसिल्स अच्छे कंडक्टर क्यों होने चाहिए, क्योंकि जब हम इसे गैस स्टोव पर रख के इसके अंदर जब कोई खाना पकाते हैं ना, जो फूड है वो कुक करते हैं, तो हीट ट्रांसफ़र जब तक गैस स्टोव से फूड तक नहीं जाएगी तब तक क्या फूड प्रॉपर कुक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए यूटेंसिल्स कैसे होने चाहिए, जो फटाफट हीट को ट्रांसफ़र कर दे। ठीक है, नीचे जो बर्नर है या बर्नर से फ्लेम से हीट गेन कर ले और बर्नर फ्लेम से जो हीट गेन होगी उसे फूड तक पहुंचा दे। कब हो सकता है ये, जब वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो कौन सी मेटल यूज़ की जाती है उसके लिए, कॉपर, एल्यूमिनियम, अलॉय लाइक अ ब्रास, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ये सारे वेसल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और ये सब अच्छे कंडक्टर होते हैं। देखो ये कुकर है एल्यूमिनियम का, स्टील का, देन ये भी मटेरियल है आयरन का होता है, स्टील का होता है। ठीक है, तो ये सारे कुकिंग यूटेंसिल्स हैं। नाउ यूज़ ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर के भी यूजेस हैं, कैसे, इंसुलेटिंग हैंडल। अब देखो ये आपको कुछ कुकर और पैन वगैरह इनके हैंडल्स नज़र आ रहे हैं, ये हमेशा ऐसे मटेरियल के बनाए जाते हैं जो हीट ट्रांसफ़र नहीं होता, जैसे कि बेकेलाइट। ठीक है, जो प्लास्टिक का ही एक टाइप है जो हीट ट्रांसफ़र नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएंगे, जब इसके अंदर खाना पक रहा है, ये नीचे फ्लेम पर रखा हुआ है, तो अगर हम इसे डायरेक्ट टच करेंगे इसके हैंडल को खोलने या ढक्कन को खोलने के लिए, इसे पकड़ने के लिए, इसे पकड़ने के लिए, तो वो जो हीट है वो हमारे हाथों में भी ट्रांसफ़र होगी और एकदम बहुत ज़्यादा हॉट होने के कारण हमारे हाथ जल सकते हैं, इसीलिए हैंडल लगाए जाते हैं। तो हैंडल से क्या प्रॉफिट रहेगा कि जो हीट ट्रांसफ़र है वो इस कुकर से इस हैंडल तक नहीं आएगी, ताकि हम इसे आसानी से कैरी कर सकें। ठीक है, तो एक तो ये हो गया इंसुलेटिंग हैंडल्स बनाने में, ये डिस्क्रिप्शन मैंने आपको समझा दिया। उसके अलावा इलेक्ट्रिक कैटल्स वगैरह है, उसमें आपने देखा होगा उसके हैंडल भी प्लास्टिक के, यानी कि बेकेलाइट। बेकेलाइट एक ऐसा प्लास्टिक है जो हीट ट्रांसफ़र नहीं करता और बहुत हार्ड होता है। ठीक है, और ये बैड कंडक्टर होता है हीट का, जिसे हम इंसुलेटर भी कहते हैं। ठीक है, नाउ कुछ ऐसे अप्लाइंसेस होते हैं जहाँ पर हमें हीट ट्रांसफ़र नहीं करवाना होता है, हम उन सभी के हैंडल में प्लास्टिक कवर यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने टेस्टर्स वगैरह देखे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी टेस्टर होते हैं ना, उनमें भी हैंडल लगा होता है प्लास्टिक का, ताकि उससे कोई इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो। तो उस तरीके से हैंडल्स लगाना बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमें प्रिवेंट ये हीट ट्रांसफ़र से कोई इंजरी हो जाए उससे प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। नाउ फॉल्स सीलिंग्स। ठीक है, अब देखो फॉल्स सीलिंग्स आर जनरली मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये किसके बने होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। एस्बेटॉस और वुडन प्ले बोर्ड्स हैं, ये इसके भी बने होते हैं, या तो पीओपी के बने होते हैं। एस्बेटॉस एक ऐसी पीओपी जैसा ही एक मटेरियल है, और वुडन प्लाई बोर्ड्स के भी बने होते हैं। दे प्रोवाइड अ लेयर ऑफ एयर बिटवीन द टू सीलिंग्स। ठीक है, दो छत के बीच में एक लेयर प्रोवाइड करते हैं, विच कीप द रूम वार्म, जिसके कारण कमरा गर्म बना रहता है। क्यों बना रहता है, क्योंकि जो गैप है उन दोनों के बीच में, वहाँ पर क्या फील है, एयर फील है। और हर वो चीज़ जिनके बीच में एयर फील होती है, तो एयर हमें पता है क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तो वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करती। ठीक है, सेम कंसेप्ट है। मतलब कुछ ऐसे घर होते हैं ना जो बिल्कुल कोल्ड कंट्रीज़ में बने होते हैं, वो उन घरों के बीच में भी गैप रखी जाती है, दोनों वॉल के बीच में। क्यों रखी जाती है, ताकि उस वॉल के बीच में अगर एयर फिल्ड हो जाए
तो वो हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगी और अंदर से घरों के अंदर वाली हीट बाहर तक ट्रांसफ़र नहीं होगी, जिससे अंदर का एटमॉस्फेयर वार्म रहता है, जिससे लोग कोल्ड कंट्री में इजीली घर के अंदर रह सकते हैं और वार्मनेस उन्हें मिल सकती है, ठीक है, जहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल वुडन गारमेंट्स, ठीक है। अब सेम इसी एग्जांपल को यहाँ पर कंसिडर करके चलते हैं। आपने देखा होगा कि विंटर वियर्स में वुलन क्लोथ हम पहनते हैं, तो वूल क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है हीट का, मतलब हीट ट्रांसफ़र नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि वूल काफ़ी फ्लफ़ी होता है, जिस स्पॉन्जी होता है, ताकि उसके अंदर एयर फील हो जाए, और जब उसके अंदर एयर फील होती है तो एयर हीट को ट्रांसफ़र नहीं करती। तो जब विंटर सीजन में हम इस वुलन क्लोथ को पहनते हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारी बॉडी की हीट बाहर की तरफ ट्रांसफ़र हो। क्यों? क्योंकि हमारी सराउंडिंग बहुत कोल्ड है और हमारी बॉडी हॉट है उसके कंपैरिजन में, तो ऑटोमेटिकली हीट हमारी बॉडी से निकलकर बाहर चले जाएगी, और इस केस में हमारी बॉडी को हीट लॉस होगा, तो हमें विंटर फील होता है ना, हमें ठंड लगती है बहुत। तो ऐसा क्यों होता है? ताकि हमारी बॉडी से हीट बाहर निकलती जाती है। तो हम इस हीट को रोकने के लिए वुलन क्लोथ पहनते हैं। वुलन क्लोथ के अंदर एयर फ्लफ़ी होने के कारण उसके छोटे छोटे होल्स के अंदर एयर फील होती है, और एयर फील होने के कारण वो एयर बैड कंडक्टर होती है हीट की, तो वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती हमारी बॉडी से बाहर की तरफ। इस तरफ हम वार्म कंडीशन में भी आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं वुलन क्लोथ को पहनकर, ठीक है। और इसी कारण जो शिप्स होती है ना, जिनकी स्किन से ही वुलन प्रोड्यूस होता है, वूल प्रोड्यूस होता है, तो वो शिप्स को भी ठंड नहीं लगती, क्योंकि जब वो उनकी बॉडी पर ही वूल होता है तो वूल फ्लफ़ी होने के कारण अंदर एयर फील होती है और उनकी बॉडी की हीट बाहर नहीं जाती, जो कि उन्हें विंटर सीजन में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। नाउ इग्लूज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा। इग्लूज़ जो बर्फ़ के बने होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ताकि जिसके अंदर आसानी से रह सकते हैं, मतलब आइस के ही ब्लॉक होते हैं। ये देखो, इस तरह से आइस की ही एक लेयर है और उस लेयर के थोड़ी सी स्पेस छोड़कर दूसरी लेयर बनाई जाती है, ताकि अंदर क्या फील हो जाए, एयर। अब इग्लू ऑलरेडी आइस का है तो अंदर जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा होना चाहिए, बट हमने क्या किया, डबल लेयर बनाने से उसके बीच में एयर फील हो जाती है। तो एयर फील होने से एयर एज ए इंसुलेटर काम कर रहा है, तो अंदर जो भी लोग सर्वाइव करते हैं उनकी हीट ट्रांसफ़र बाहर की तरफ नहीं हो सकती और अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत ही वार्म रहता है, ताकि आसपास जो बर्फीली जगह है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर स्नो पड़ी है, तो वहाँ तो सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होता है। पर इग्लू ऐसे होम्स होते हैं जहाँ पर जो डबल लेयर से बने होते हैं इसके आइस की, और एयर बीच में फील होने के कारण अंदर का एटमॉस्फेयर वार्म रहता है, जिसके कारण सर्वाइव करना आसान हो जाता है। नाउ डबल वॉल्ड सेम कंसेप्ट है जो भी मैंने आपको बताया था कि कोल्डर कंट्रीज़ में क्या होता है, जो घर होते हैं उनमें दो दीवार बनाई जाती हैं, ठीक है। दो दीवार बनाने का कंसेप्ट क्या है कि दोनों दीवार के बीच में एयर फील हो जाती है, जैसे अभी इग्लू का मैंने बताया, और उसके कारण जो आसपास की जो बहुत ज़्यादा कोल्ड कंट्रीज़ में रहने वाले जो घर है, ठीक है, वो जो अंदर की हीट है रूम के अंदर की या घर के अंदर की, वो हीट बाहर तक ट्रांसफ़र नहीं होती, ठीक है। तो ये डबल वॉल भी हीट लॉस से प्रिवेंट रखते हैं। आपने रेफ्रिजरेटर में भी देखा होगा, उसमें भी डबल वॉल होती है, बाहर की बॉडी अलग होती है और अंदर की अलग होती है, ताकि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो, ठीक है। उसके अलावा आपने किस में देखा है, थर्मस वगैरह में भी देखा होगा, थर्मस के अंदर भी डबल लेयर होती है, बाहर की तरफ एक मेटेलिक लेयर होती है और अंदर भी एक लेयर होती है, ताकि दोनों के बीच में एयर होती है। अब थर्मस फ्लास्क के अंदर कोई हॉट ऑब्जेक्ट अगर हमने फील की है तो हम नहीं चाहते कि वो कोल्ड हो। थर्मस बनाने का कंसेप्ट ही यही है कि वो अंदर जो हमने फील किया है हॉट लिक्विड, वो उसे टी या कॉफ़ी वॉटएवर जो भी हो, तो जो भी हॉट लिक्विड हमने फील किया है वो लॉन्ग टाइम तक हॉट ही रहे, मतलब उसमें से हीट लॉस ना हो। तो हीट लॉस से बचाने के लिए हमने बीच में क्या फील कर दिया है, एयर फील कर देते हैं, ठीक है। यानी कि हमने थर्मस फ्लास्क की डबल लेयर बना दी, तो बीच में एयर होने के कारण अंदर वाली हॉट ड्रिंक का जो हीट होती है वो बाहर तक ट्रांसफ़र नहीं होती, बिकॉज एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। नाउ गनी बैग्स, तो आपने देखा होगा कि जो आइस के स्लैब्स होते हैं, बर्फ़ के टुकड़े, ठीक है, उनको गनी बैग्स में फील किया जाता है, ठीक। तो जो गनी बैग्स होता है ना, वो बैड कंडक्टर होता है हीट का, तो वो हीट को अलाउ ही नहीं करता, क्योंकि हीट अगर जो आइस है वो ऑलरेडी बहुत कोल्ड होता है, तो एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में आइस का टेम्परेचर तो कम होगा और एटमॉस्फेयर का ज़्यादा होगा, तो एटमॉस्फेयर की हीट
उस आइस को गेन करती रहेगी और वो आइस जब एटमॉस्फेयर से हीट को गेन करेगा तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने गनी बैग में फील करने से क्या किया, उसको हीट मिलना ख़त्म हो गई, क्योंकि गनी बैग्स बैड कंडक्टर होता है हीट का, तो वो सराउंडिंग की हीट को आइस तक नहीं पहुंचने देता, जिसके कारण आइस मेल्ट नहीं होता। ठीक है, और गनी बैग्स के अंदर आपने देखा होगा एयर भी फील हो जाती है गनी बैग्स की 2 लेयर के बीच में, जिसके कारण एयर भी बैड कंडक्टर होती है हीट की, तो वो हीट जो सराउंडिंग की हीट है उसको अंदर आइस तक ट्रांसफ़र नहीं होने देती, जिसके कारण आइस लॉन्ग टाइम तक रहता है, मेल्ट नहीं होता। ठीक है, ये प्रोसेस हुई आपकी कंडक्शन। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्शन क्या होता है।